हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल श्रेया स्टडी आईक्यू में। तो आज की हमारी टॉपिक होने वाली कृषि, इससे संबंधित हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जो कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश को एक किसानों का देश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में लोग किसान हैं, खेती करते हैं, खेती के द्वारा अपने आजीविका को उपार्जन करते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं। तो यह हमें जानना होगा कि खेती किस प्रकार की यह हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, यह किस सेक्टर में आती है, किस प्रकार की खेती, इससे जो भी पदार्थ बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, किस सेक्टर में आते हैं, और इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, इनका जो उनके लिए किस प्रकार की जलवायु, किस प्रकार की मिट्टी, उनके लिए वर्षा की मात्रा, इन सब क्या भूमिका होती है, कृषि के प्रकार कितने होते हैं, इन सब की बातों पे हम, इन सब के मुद्दों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा हो प्लीज़ लाइक कर दे, और जो भी इस वीडियो को जो नए मेंबर हैं वह प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम आगे की वीडियो बनाएं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करें, ताकि जो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उससे देख सकें और ज्ञान को अर्जित कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे देश के किसान हैं वे खेतों में फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरक का यूज करते हैं। पहले के समय में तो लोग जो जैविक खाद का उपयोग करते थे, जिससे कि हमें शुद्धता की प्राप्ति तो होती थी, हमें कोई किसी भी प्रकार का नुकसान तो नहीं होता था, लेकिन जो उसकी उत्पादकता होती थी बहुत ही कम होती थी। जिससे जो जैविक खाद का हम उपयोग करते थे उससे क्या होता था कि उत्पादकता तो कम होती थी, लेकिन एक हमें मतलब कि किसी भी प्रकार का हानि का डर नहीं होता था, किसी भी प्रकार के नुकसान का डर नहीं होता था। परंतु आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के केमिकल का यूज कर रहे हैं, उर्वरक का यूज कर रहे हैं अपने खेतों में, जिससे क्या हो रहा है, उनकी जो क्रॉप है वह अत्यधिक मात्रा में उपजाऊ, मतलब अत्यधिक मात्रा में उत्पादन इसका हो रहा है। एक लिमिट से ज़्यादा लोग उगा रहे हैं खादों को अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करके। इससे लोग खादों को उपयोग कर रहे हैं और उनकी जो मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए भी लोग अत्यधिक मात्रा में खेतों में विभिन्न प्रकार के जो खाद हैं इनका उपयोग करते हैं। इससे जो उत्पादन होता है वह पहले जो शर्त में हम देखें तो वह अपने जीविकोपार्जन के लिए उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद जो अधिशेष बचता है वह क्या करते हैं, मार्केट लेवल पे इसको सेल करते हैं, यानी कि विक्रय करते हैं, यानी कि बेचते हैं। बेचने के बाद यह तो इनको एक आर्थिक मुनाफा होता है। उसके बाद जो मार्केट में यह जो फसल होती है जब मार्केट में जाती है तो विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां इसको खरीदती हैं। खरीदने के बाद विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गेहूँ, अगर जो भी फैक्ट्री खरीदी उससे आप देख सकते हैं बिस्किट का निर्माण होता है, डबल रोटी उसका बनता है, और उससे विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट है तैयार किए जाते हैं। और इन प्रोडक्टों को हम किस सेक्टर में रखते हैं, तो इन सब को जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन बना के कि यह चीज़, मतलब कोई भी प्रोडक्ट लिया या फिर किसी का कोई भी फसल लिया, बोल देगा कि यह जो फसल है किस सेक्टर में आती है, तो आपको बताना पड़ जाएगा कि यह प्राथमिक सेक्टर का उत्पाद है या फिर द्वितीय सेक्टर का या फिर तृतीय सेक्टर का। तो बेसिक से आपको नॉलेज होगी तभी ना आप यह चयन कर सकते हैं कि यह किस सेक्टर में आने वाला पदार्थ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे पौधे जो हैं उसका उत्पाद जो होता है उससे जो हम रूपांतरित करते हैं, मतलब कि एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनाते हैं, तो इन प्रकार को हम इससे जो उत्पाद बनते हैं उनको हम तीन प्रकार के भागों में बांट देते हैं। जैसा कि आप देखते हैं आर्थिक क्रियाओं के आधार पर हम बांटते हैं। तो पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक और तीसरा है तृतीयक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं इनको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे प्राथमिक क्रियाएं हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से चीज़ आते हैं, लेकिन कौन कौन से चीज़ आते हैं इनको जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह है क्या।
तो यह प्राथमिक क्रिया यह होती हैं कि सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है इनमें जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन या निष्कर्ष से होते हैं। यानी कि प्रकृति के संसाधनों द्वारा जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं या फिर प्रकृति के जो संसाधन का डायरेक्ट हम उपभोग करते हैं वह क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत या फिर प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मान लीजिए फसल है, फसल हमने उपजाया तो वह क्या है, वह जो उपज रहा है तो वह क्या है कि प्रकृति के द्वारा ही उपज रहा है, तो वह किसके अंतर्गत आएगा, तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। मत्स्य पालन क्या है, यह प्रकृति द्वारा बनाया गया है, डायरेक्ट इसको मछली को हम पकड़ते हैं और उसका उपयोग अपने जीवन में करते हैं। तो यह क्या है, प्रकृति द्वारा ही संसाधन है ना, यानी कि प्रकृति द्वारा बनाया गया है, तो यह हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो खनिज हो जाते हैं जिनका खनन करके ज़मीनों से खनन करके निकालते हैं, तो वह भी इसका डायरेक्ट हम उपभोग करते हैं, मतलब कि डायरेक्ट अपने यूज़ में लेकर आते हैं, तो यह भी प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है, आपको देखने को मिलेगा द्वितीयक क्रियाएं। यह क्या होता है, तो वह इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि जो भी जो प्रकृति में मौजूद वस्तुएं हैं इनका हम प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के इनका रूप परिवर्तन करके यानी कि विनिर्माण करके विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जैसे आपने फसल के रूप में आपने गेहूँ उगाया, गेहूँ का जो प्रोडक्ट तैयार हुआ, आपको फसल के रूप में आपने उसका उपजाया, उसको आपको गेहूँ प्राप्त हुई बड़े मात्रा में और इसका आपने आटा बनाया। आटा बनाने के बाद आपने क्या किया, डबल रोटी बनाई। उसके बाद आपने देखा होगा कि आपने कपास उगाया खेतों में, कपास उगाने के बाद उससे रेशे तैयार करके आपने देखा होगा कि कपड़े तैयार किए हैं, ठीक है। तो यह जो कपड़ा हुआ, डबल रोटी हुआ, आप जो भी प्रकृति में मौजूद है वस्तु उनका उपयोग करके उनके द्वारा विनिर्माण करके एक दूसरा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। तो यह जो प्रोडक्ट तैयार होता है इसको हम कहते हैं द्वितीयक क्रियाएं, ठीक है। तो आप इसी तरह विभिन्न प्रकार की प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं कि यह किस क्रिया के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आता है तृतीयक क्रियाएं। अब ये तृतीयक क्रियाएं क्या होती हैं, तो तृतीयक क्रियाएं बेसिकली प्राथमिक और द्वितीयक, यानी कि जो हमने पहले बताया, जो प्राथमिक जो प्रकृति के द्वारा हमने प्रयोग किया, दूसरा जो है प्रकृति के द्वारा जो वस्तु है, उत्पाद है, उनका डायरेक्ट क्या है, हम उनका विनिर्माण करते हैं, मतलब दूसरी चीज़ों में परिवर्तित, दूसरे प्रोडक्ट में परिवर्तित करके जो पदार्थ बनाते हैं। तो इन दोनों को मिला के जो इनसे हम सेवा ग्रहण करते हैं, सेवा प्राप्त करते हैं, तो वह क्या होती है, तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। कैसे आती है, तो ये समझिए। मान लेते हैं कि हमने प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत खनिजों को ज़मीन के अंदर से निकालने के बाद उसको मान लेते हैं लोहा हुआ और विभिन्न प्रकार के अयस्क को निकाला, उसको क्या किया, फैक्ट्रियों में ले जाके अयस्क का निर्माण करते हैं, मतलब उसको निकालते हैं और स्टील का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया द्वितीयक सेक्टर में। अब इनके द्वारा आपने एक कार बनाई और कार बनाने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप उसी कार के द्वारा आवागमन कर रहे हैं, तो उससे सेवा ही तो ले रहे हैं, सेवा के रूप में, मतलब कि आप बैठ के जा रहे हैं तो आपको वह बेनिफिट हो रहा है, तो आपको वह सेवा ही तो प्रदान कर रही है। तो यह जो सेवा कार्य हुआ, मतलब सेवा में आपको सहयोग कर रहा है, तो यह क्या होगा, तृतीयक सेक्टर में आएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं व्यापार हुआ, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सब क्या है, तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। उम्मीद करते हैं आपको यह तीनों जो आर्थिक क्रियाएं हैं समझ में आई होंगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं, दिया है कि कृषि जो है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया क्या है, जो हम प्रकृति के द्वारा ही हम उसका डायरेक्ट उसका प्रयोग करते हैं, तो वह उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालन, ये सब क्या है, यह प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। बता रहा है कि विश्व में लगभग 50% लोग ऐसे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहा है, 50% ऐसे लोग हैं जो कृषि से संबंधित हैं या फिर जो कृषि का उत्पादन करते हैं, मतलब इसी सेक्टर से संबंधित हैं। यही भारत की बात की जाए कि जो भारत की टोटल जनसंख्या है, लगभग 2/3 जनसंख्या है वह कृषि पर निर्भर है, कृषि पर डिपेंडेंट है, अपने जीविकोपार्जन कृषि से ही करती है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं
यह कृषि कहाँ पे होती है? तो कृषि फसल यह कहाँ पे अच्छी तरह से ग्रो हो सकती है? तो भूमि, कृषिगत जो भूमि होती है जहाँ पे अच्छी मात्रा में फसलों को उगाया जाता है, वही क्या होती है? कृषिगत भूमि होती है। जिस भूमि पे फसलें उगाई जाती हैं, अच्छी मात्रा में फसलों को उगाया जा सकता है, वह क्या होती है? तो कृषिगत भूमि कहलाती है। ठीक है। उसके बाद हम जो विश्व में विभिन्न प्रकार के जो कृषि उपजाऊ किस लायक, जो कृषि करने लायक भूमि है, वह विश्व में किस किस प्रकार कहाँ कहाँ पे स्थिति है, एक मैप के माध्यम से हम समझते हैं। तो आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा वर्ल्ड मैप। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, मान लेते हैं यह हमारा भारत है। ठीक है। तो यह भारत है। आपको जहाँ जहाँ पे ग्रीन वाला एरिया दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का जो एरिया दिख रहा होगा, आपको वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे अच्छी मात्रा में कृषि उपजाई जाती है, मतलब कृषि की जाती है, फसल उपजाई जाती है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये वाला पार्ट राजस्थान का है। तो ये देखिए वाइट कलर का दिखाया गया, मतलब कि यहाँ पे कृषि नहीं उपजाई जाती है। ठीक है। तो जहाँ पे यहाँ पे आप देखिए, यह हिमाचल प्रदेश का हिमालय का ऊपरी वाला भाग दिखाया गया, जो कि पहाड़ी एरिया, यहाँ पे अच्छी जो कृषि लायक क्षेत्र नहीं है, तो इसका यहाँ पे वाइट दिखाया गया है। इसके बाद अगर आप चाइना की बात करते हैं, तो यह रहा पूरा चाइना। ठीक है। आपका चाइना को पूर्वी वाला भाग ही दिख रहा होगा, जहाँ पे अच्छी मात्रा में कृषि की जाती है। यह इतना क्षेत्र है। बाकी ये वाला जो क्षेत्र है, रेगिस्तानी एरिया है, यहाँ पे कृषि करने लायक जो जगह है नहीं पाई जाती है। इतना ही क्षेत्र है जो कि चाइना यहीं पे भरपूर मात्रा में अपने फसलों को उगाता है। और आप देखे होंगे कि अक्सर कि हर एक चीज़ में चाइना प्रथम नंबर पे आता है। फिर भी इतनी जगह कम होने के कारण भी, इतनी जगह जो कम होने के बाद भी, यहाँ पे चाइना हर सेक्टर में वह क्या कर रहा है? आगे है। आप विभिन्न प्रकार की फसलों को देखेंगे तो चाइना का प्रथम स्थान, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया का लगभग आपको बता दूं कि 90% जो क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि लायक क्षेत्र नहीं है। ये जो आपको वाइट पर दिख रहा होगा, वाइट वाला एरिया, यह क्या है? पूरा रेगिस्तानी एरिया है, मतलब यहाँ पे रेतीला पदार्थ है। यहाँ पे मरुस्थल ही मरुस्थल आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला बचा यही थोड़ा सा पार्ट, ये वाला पूरे विभाग में, यहीं पे लगभग आपको 10% दिखेगा। यहीं पे पूरी आबादी निवास करती है इस ऑस्ट्रेलिया के। यहीं पे जो फसलें हैं यहीं पे उगाई जाती हैं। बाकी ये वाला जितना क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आबादी निवास नहीं करती यहाँ के। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा अफ्रीका वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यह पूरा वाइट है। यह क्या है? सहारा मरुस्थल है। यहाँ पे यह पूरा रेगिस्तानी एरिया है। ठीक है। रेगिस्तान है और यहाँ पे किसी भी प्रकार का फसल उगाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह पूरा मरुस्थल है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के ये वाला जो क्षेत्र है, तो यह अत्यधिक हमेशा, जब देखिए, हमेशा यह बर्फ़ से ढका होता है। कई किलोमीटर तक बर्फ़ की परतें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे भी यह फसलें उगाई नहीं जा सकती। और हमारा जो अंटार्कटिका है, जो आपको लास्ट में सबसे देखने को मिल रहा है, यह वाला क्षेत्र पूरा बर्फ़ से ढका हुआ, यह भी कई किलोमीटर तक पूरा बर्फ़ की सतहों से ढका हुआ, बर्फ़ की परतों से ढका हुआ। इस कारण यहाँ पे भी जो कृषि है करने लायक नहीं होती है। तो आप इस प्रकार अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विश्व में कहाँ कहाँ पे कृषि अच्छी मात्रा में उगाई जाती, फसल अच्छी मात्रा में उगाई जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि कुछ एक तथ्य लिखा है जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि एग्रीकल्चर जो है किससे संबंधित है। विकल्प के रूप में आपको कुछ शब्द दे देगा, तो आपको चयन करना होता है। बोल देगा कि सेरिकल्चर किससे संबंधित है, पीसी कल्चर किससे संबंधित है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे एक शब्द ध्यान रखना होगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। बोल रहा है कि एग्री को हम कल्चर के साथ अगर जोड़ दें तो हो जाएगा एग्रीकल्चर। तो ये एग्रीकल्चर क्या है? कृषि से संबंधित है, जिसमें कि हम जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन, विज्ञान, कला, इन सब के बारे में देखते हैं। उसके बाद आता है सेरिकल्चर। सेरी को अगर कल्चर के साथ ऐड कर देते हैं तो बन जाता है सेरिकल्चर। ठीक है। तो यह क्या हो गया? तो यह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेशम उत्पादन से संबंधित है। तो जो रेशम के कीट हैं, इनसे क्या होता है? उत्पादन किया जाता है रेशमों का, उनसे के द्वारा
जो कपड़े वगैरह जो होते हैं उससे तैयार किया जाता है। तो आप यहाँ पे इससे संबंधित देख सकते हैं। उसके बाद आता है पीसी, इसके साथ अगर कल्चर जोड़ दे तो हो जाता है पीसी कल्चर, ठीक है, जो कि मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी कि मछली पालन से संबंधित है। आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आता है वीटी, तो इसके साथ कल्चर जोड़ देते हैं तो होता है वीटी कल्चर, जिसको हम द्राक्षा कृषि भी कहते हैं, जो कि अंगूरों की खेती से संबंधित है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, इसको देखते हैं तो उद्यान से कृषि से संबंधित है, आपको देखने को मिल जाएगा। वाणिज्यिक उपयोग के लिए हम क्या करते हैं, सब्जियों, फूलों, फलों को उगाते हैं। यहाँ पे वाणिज्यिक उपयोग करने का आशय है जो हम मार्केट लेवल में, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का कृषि कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम मार्केट में बेचें। मतलब हमारा जो उद्देश्य है बेचने का उद्देश्य है कि हम अत्यधिक मात्रा में इसका उत्पादन करें और मार्केट लेवल में उसको उतारें ताकि हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है कृषि तंत्र, यानी कि कृषि को करने के लिए, फसलों को खेती करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के तंत्रों का उपयोग करते हैं, जिनके अभाव में कृषि करना नामुमकिन हो जाता है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि कृषि तंत्र अगर, यानी कि हमें कृषि को बेहतर बनाना है, फसलों को बेहतर मात्रा में उत्पादन करना है, तो हमें कुछ भागों में, कुछ चीज़ों में हमें अत्यधिक मात्रा में निवेश करना होगा। जैसे आपको अच्छे बीज का ज़रूरत होगी, उर्वरकों की ज़रूरत होगी, अच्छे यंत्रों की ज़रूरत होगी और एक सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण श्रमिक की आवश्यकता होगी, यानी कि मेहनत की आवश्यकता होगी, लेबर की ज़रूरत होगी। जुताई, बुआई, इन सब के लिए क्या होगा, सिंचाई आदि सब, कटाई, इन सब के लिए जो क्रियाएं हैं यह शामिल है, इन सब की आवश्यकता होगी। इनके बिना आप देख सकते हैं जो कृषि है, कृषि की अगर इन सब को यह सब नहीं दिया जाए, मतलब इन सब के अभाव में कृषि जो है, हमारा जो प्रोडक्ट होता है कृषि का, वह अच्छी मात्रा में हमें उत्पादन के रूप में नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद भी इससे उत्पादन किए जाते हैं। अब देखते हैं हम कि जो कृषि है, कृषि का हमने देख लिया क्या होता है, किस आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है और क्या है, इसके लिए कौन से यंत्र जरूरी होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसके प्रकार क्या होते हैं कृषि के। तो आप देखेंगे कि जो भौगोलिक दशाओं और उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर पे हम जो कृषि होता है, इसको दो भागों में हम बांट के देखते हैं। इसको दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है निर्वाह कृषि, दूसरा होता है वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। अब निर्वाह कृषि क्या होता है, बात यह आती है। तो निर्वाह कृषि वह होती है जो हम फसलों को उगाते हैं, फसल उगाने के बाद हम उसको अपनी जीविकोपार्जन करते हैं, ठीक है। वही क्या होती है, निर्वाह कृषि होती है। मतलब कि जो हमारा जीवन यापन किसी तरह चल जाए, इतनी मात्रा में उत्पादन अगर हो रहा है तो वह क्या होगा, निर्वाह कृषि होगी। लेकिन इसी निर्वाह कृषि को हम पुनः गहन कृषि, गहन निर्वाह कृषि और आदि निर्वाह कृषि में वर्गीकृत कर देते हैं, ठीक है। अब हमने तो यह समझ लिया, लेकिन अब गहन निर्वाह कृषि क्या होती है। तो गहन निर्वाह कृषि यह होती है कि आप देखते होंगे कि पहले के लोग जो क्या होते हैं, जंगलों को काटते हैं, उसके जो घास होते हैं उसको जलाते हैं, पेड़ पौधों जो पत्तियां होती हैं पेड़ पौधों को, उनको जलाते हैं, वह भाग साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद जो राख होती है उससे क्या होती है, वह मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है। बढ़ाने के बाद वहाँ पे लोग कृषि करते हैं, 1-2 साल तक अच्छे से कृषि करते हैं, फसलों को उगाते हैं और उसके बाद जब उसकी उर्वरता धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है तो वह क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन करने लगे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। यानी कि 1-2 वर्षों में जितनी अधिक मेहनत के द्वारा वह विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं, वह अधिक से अधिक मात्रा में वह क्या करते हैं, फसलों को उत्पादन करना सोचते हैं, मतलब अधिक से अधिक उनको प्रॉफिट हो। वह गेहूँ, मक्का, दलहन इत्यादि, तिलहन इत्यादि प्रकार की फसलों को इससे अधिक मात्रा में लाभ कमाना चाहते हैं। तो वह क्या होगा,
गहन निर्वाह कृषि मतलब थोड़े ही समय में अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अधिक से अधिक उपजाना चाहते हैं, तो यही हुआ गहन निर्वाह कृषि। अब इसके अंतर्गत आप देखते होंगे कि आदिम निर्वाह जो कृषि है, इनमें स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण भी शामिल होते हैं। अब यह क्या होता है स्थानांतरी और चलवासी पशुचारण, तो इनको हम समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए स्थानांतरी कृषि जो है बेसिकली अमेजन बेसिन कहाँ पे है, तो अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका वाले ब्राज़ील वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका पूरा विस्तार है कई देशों में। तो यहाँ पे सघन जो घन वन होते हैं, वन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। तो यह भारी वर्षा वनस्पति तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में होता है, यानी कि जहाँ पे भारी वर्षा हुई, पेड़ पौधे उगे, वहाँ पे फिर इसके बाद उस पेड़ पौधों को काट के वहाँ पे कृषि लायक वहाँ पे ज़मीनों को तैयार करके वहाँ पे क्या किया जाता है, फसलों को उगाया जाता है। विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाया जाता है, जैसे आलू, कसावा, मक्का, रतालू तो मुझे नहीं पता क्या होता, कसावा भी नहीं जानते, अगर आप जानते होंगे तो पता होगा आपको, लेकिन मुझे तो नहीं पता क्या होता है। तो ये इस तरह के विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाया जाता है। जब यह धीरे धीरे क्या होती है, भूमि की जो उर्वरता होती है समाप्त हो जाती है, तो वे जो क्या करते हैं उस भाग को, यानी कि वह भूमि को छोड़ के दूसरे भूखंड पे जाते हैं, और जिस भूमि को छोड़े रहते हैं उस भूमि पे पुनः एक समय के अंतराल के बाद वहाँ पे फिर से घासें उगती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, फिर से वह झाड़ियाँ वहाँ पे उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो प्रणाली होती है इसी को हम बोलते हैं स्थानांतरी कृषि, या फिर इसको बोलते हैं कर्तन एवं दहन कृषि। यानी कर्तन यानी कि वृक्षों को काट के और वृक्षों को, पेड़ पौधों को, घासों को जला के वहाँ पे कृषि लायक भूमि को तैयार की जाती है। इस कारण इस पद्धति को कहते हैं कर्तन एवं दहन कृषि। तो यह एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जाता है कि कर्तन एवं दहन कृषि के किसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, या फिर इसको इस प्रकार की जो इस प्रकार की कृषि है इनको किस अन्य नाम से भी जाना जा सकता है। तो ऑप्शन देगा तो आपको इसका चयन करना होगा। तो इसी के अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि विश्व में इसी प्रकार की जो स्थानांतरित कृषि है इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। यही फार्मूला वहाँ पे भी अप्लाई होता है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि झूमिंग कृषि जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर पूर्वी भारत में, इनका जब हम उपयोग करते हैं इनके लिए तो झूमिंग नाम वर्ड का उपयोग करते हैं। मैक्सिको में मिल्पा वर्ड का यूज करते हैं, ब्राज़ील में रोका नाम का यूज करते हैं, और मलेशिया जो है इनको लदांग नाम से यूज करते हैं। अब उसके बाद आता है चलवासी पशुचारण। अब यह क्या होता है, तो बेसिकली जो सहारा के शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया, भारत के कुछ भागों में जैसे कि राजस्थान हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, इस प्रकार की जो खेती है या फिर ये जो प्रक्रियाएं हैं यहाँ पे प्रचलित आपको देखने को मिल जाती हैं। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की कृषि में जो पशुचारक होते हैं, जो कि पशु चराने वाले होते हैं, वह क्या करते हैं, पशुओं के साथ साथ चारे और पानी की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन करते हैं, मार्गों से घूमते हैं। इसी को कहते हैं चलवासी पशुचारण। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं पशुचारक के रूप में मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक, बकरियाँ ये सब पालते हैं। ये पशुचारक जो होते हैं इनसे क्या करते हैं, दूध, मांस, ऊन, खाल इत्यादि प्रकार के उत्पाद को तैयार करते हैं, उससे अपने जीविकोपार्जन करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वाणिज्यिक कृषि आती है। तो वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, उम्मीद करते हैं कि पीछे जितने भी फैक्ट को हमने बताया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर जो भी नहीं समझ में आया होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और बाकी वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, तो वाणिज्यिक कृषि जो होती है फसल उत्पादन
पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। यानी इसका उद्देश्य यह नहीं होता कि हम इससे मतलब इसका उपभोग करें, इसका उद्देश्य यह होता है कि बड़ी मात्रा में हम इसका उत्पादन करें और इसको मार्केट लेवल में उतारें और अधिक से अधिक मात्रा में इससे हम क्या करें, आर्थिक लाभ कमाएं, यानी कि पूंजी को कमाएं अधिक मात्रा में। यही इसका मेन उद्देश्य होता है। इससे जो होता है विस्तृत कृषि क्षेत्र किया जाता है, अधिक पूंजी का उपयोग होता है, यानी कि इसको जो ये फसल उत्पादन किया जाता है इनमें अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कि पैसे की आवश्यकता होती है। अधिकांश कार्य जो होता है मशीनें से किया जाता है, क्योंकि अधिक मात्रा में जब इसका उत्पादन किया जाएगा तो वह मनुष्य द्वारा तो नहीं किया जा सकता, या फिर किया जाएगा तो अधिक लेबर की ज़रूरत होगी, इसलिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप दे सकते हैं वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि ये सम्मिलित होता है। तो आइए हम देखते हैं कि वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या होता है। तो इनमें फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गेहूँ, मक्का समान रूप से उगाए जाने वाली ये फसल होती हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास प्रदेश के मैदान में यह जो अनाज है अत्यधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। सैकड़ों हेक्टेयर के फार्मों में यह उगाई जाने वाली फसल होती हैं। इन वाले क्षेत्रों में ऐसे सैकड़ों किलोमीटर हेक्टेयर इस सब के रूप में फसलें उगाई जाती हैं और मशीनों के द्वारा इनका उत्पादन किया जाता है और ले जाके इनको मार्केट लेवल में उतारा जाता है। और यह देश क्या करते हैं, एक दूसरे देशों में आयात निर्यात की अपनी क्रियाओं को करते हैं, जिससे उनको बेनिफिट भी होता है। उसके बाद आता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने, पशुपालन करने में किया जाता है। यह आप देख सकते हैं यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। अब आती है रोपड़ कृषि। अब रोपड़ कृषि क्या होती है, तो आप देखिए कि यह भी एक वाणिज्यिक कृषि होती है, यानी कि इसका भी एक जो उद्देश्य होता है वह बाज़ारों में बेचकर इससे भी अधिक प्रॉफिट कमाना ही इसका उद्देश्य होता है। आप इसकी रोपड़ कृषि की यह भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो किसी फसल का नाम दे देगा और बोलेगा कि यह कौन सी फसल है, या फिर पूछ देगा कि रोपड़ कृषि के अंतर्गत आती हैं यह फसलें। फिर उसके बाद नीचे देख देगा विकल्प में कि चाय हुआ, गन्ना हुआ और गेहूँ हुआ, चावल हुआ, इस प्रकार के आपको विकल्प देगा, उसमें से आपको चयन करना होगा। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यह क्या होती है, मेन फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें तो यह क्या है, वाणिज्यिक कृषि होती है, यानी कि इसका जो उद्देश्य होता है वह अधिक से लाभ कमाना होता है, बाज़ारों में बेचना होता है इसका उद्देश्य। ठीक है। इसके अंतर्गत आता है चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास, एकल फसल उगाई जाती है, यानी कि यह एकल फसल उगाई जाती है, मतलब कि लंबे लंबे खेतों में केवल आपको देखने को मिल जाएगा चाय की बागानी है, कहवा की बागानी है, केले का कृषि किया गया है, यानी कि खेती की गई, इस प्रकार से बड़े पैमाने पे। इसमें आपको देखने को मिलेगा बड़े पैमाने पे श्रम लगता है, अत्यधिक मात्रा में पूंजी लगाई जाती है, तब जाके यह फसलें तैयार होती हैं। और इसके बाद जब यह फसलें तैयार हो जाती हैं तो इसको प्रसंस्करण के लिए, यानी कि एक नए प्रोडक्ट में परिवर्तित करने के लिए इनको कारखानों में, फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, इससे कि विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट जो हैं तैयार किए जाते हैं। ठीक है। रोपड़ कृषि मुख्यतः विश्व की उष्णकटिबंधीय वाले प्रदेशों में होता है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, यह वाला आपको देखने को मिल जाएगा, यह 0 डिग्री है या डिग्री है, जो कि विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं इसको हम। 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री साउथ में, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है यह क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तीन वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की जो खेती हैं आसानी से की जाती हैं। मलेशिया में आपको देखने को मिल जाएगा रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय जो है इसकी उदाहरण है। अब मुख्य फसलें दिया गया है, इनके बारे में हम समझते हैं कि इनके लिए किस प्रकार की आर्द्रता होती है, किस प्रकार की वर्षा, कितनी वर्षा, कैसी मिट्टी, इन सब की जो आवश्यकता होती है, इन सब से हम डिस्कस करते हैं।
तो जैसे कि बढ़ती हुई जनसंख्या, जैसे कि हमारा देश जो है ऐसा देश है जहाँ पे जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है तो उसी के अनुरूप हमें फसलों को उत्पादित करना होगा। अगर हम उत्पादित नहीं करते हैं तो हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा इस मामले में कि हम दूसरे देशों के फसलों को, मतलब जो जो अनाज है उनसे हम आयात करें, तब जाके हमारी जनसंख्या की जो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, या फिर हम अपने देश में ही अपने आवश्यकताओं के अनुसार फसलों को उगाएं, तब जाके हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए किस प्रकार की कंडीशन की ज़रूरत होती है, इन सबको हमें जानना आवश्यक है। तो देखिए, जैसा कि हम बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों में जैसे कच्चे माल की आपूर्ति होती है। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, खाद्य जो फसलें होती हैं इनका। फिर जूट, कपास, रेशेदार फसलें, चाय, कहवा मुख्य पेय फसल है। ठीक है, तो हम उसके बाद आगे देखते हैं। अब चाय आ गया, जो कि विश्व में एक प्रमुख चाय हमने बोल दिया, यह चावल है। तो चावल क्या है, विश्व में एक मुख्य खाद्य फसल है जिसका लोग अधिक मात्रा में उपभोग करते हैं। यह क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय वाले और उपोष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। यह लोगों का मुख्य आहार हो जाता है, जो कि अधिकतर लोग चावल ही खाना पसंद करते हैं। इसके लिए विशेष कंडीशन क्या होती है कि आपको देखने को मिल जाएगा, जो टेम्परेचर हो, अत्यधिक मात्रा में हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। आर्द्रता जो होती है, इनकी आर्द्रता जो है अधिक आवश्यकता होती है। वर्षा की भी आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे चीका युक्त मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी मृदा की आवश्यकता होती है, जो कि इनमें क्या होता है, जल को रोकने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, जो कि चावल को उगाने में एक बेहतर यानी फिर सर्वोत्तम ढंग से इसको उगाया जा सकता है। इनमें चीन जो है चावल उत्पादन में आगे है, देखिए जैसा कि हमने बताया था। उसके बाद आता है भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे कि पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 या 3 फसलें उगाई जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अनुकूल जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। उसके बाद आता है गेहूँ। गेहूँ क्या है, इनके लिए कौन सी कंडीशन आवश्यकता होती है, तो मध्यम तापमान होता है, यानी कि मीडियम रेंज में आपको तापमान की इनको आवश्यकता होती है गेहूँ को उगाने के लिए। वर्षा की आवश्यकता होती है, और जब फसलों की कटाई हो रही हो, मतलब कि जब गेहूँ को काटा जाए तो उस समय अत्यधिक तेज़, यानी कि जो धूप होती है, तेज़ धूप की आवश्यकता होती है, यानी कि जो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, मतलब तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। इनके लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो दोमट जो मृदा होती है, इनकी आवश्यकता होती है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा अच्छी मात्रा में कहाँ पे जो गेहूँ उगाया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में अच्छे तरीके से विस्तृत रूप में उगाया जाता है। भारत में तो यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है मिलेट, जिसको हम कहते हैं मोटा अनाज। इसको हम, जो कि अत्यधिक इनमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। आज के समय में मोटा अनाज अत्यधिक चर्चा में चल रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। यह मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, इनके लिए कम उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर कम उपजाऊ मिट्टी है तो इनमें भी इनकी जो फसलों की उत्पादकता होती है बेहतर होती है। इनके लिए बलुई मृदा की आवश्यकता होती है। ये ऐसी फसल होती हैं जिनमें अगर कम वर्षा भी हो ना, तो इनकी उत्पादकता अच्छी हो जाती है। उच्च ताप से मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। इनके अंतर्गत आप देख सकते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब फसलें आती हैं, जो कि भारत में इनकी अच्छी कृषि की जाती है। और नाइजीरिया, चीन, नाइजर, इन सब में, अन्य देशों में क्या होती है, अच्छी मात्रा में उगाए जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मक्के के लोग क्या कर रहे हैं, मक्के को तोड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मक्के की कृषि की गई है। अब यहाँ पे देखिए,
अब मक्का क्या है, तो मक्का के लिए किस प्रकार की कंडीशन की आवश्यकता होती है, तो अधिक मध्यम तापमान की ज़रूरत होगी, मीडियम रेंज में तापमान। वर्षा की आवश्यकता होती है, मतलब नॉर्मल वर्षा अगर हो गई फिर तो भी यह फसल उपजाऊ हो जाती है, मतलब कि इनमें जो बाजरा है ये सब क्या होता है, अच्छे से इसका उत्पादन हो जाता है। अधिक धूप की आवश्यकता होती है, उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। और मक्का जो है उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत, मैक्सिको इत्यादि देशों में इनका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आता है कपास। कपास तो आप जानते होंगे कि इससे क्या किया जाता है, सूती कपड़ों का निर्माण किया जाता है। तो इन्हीं के रेशों का प्रयोग करके, ठीक है, इन्हीं के द्वारा रेशा तैयार किया जाता है, धागा तैयार किया जाता है, उसको काटा जाता है, तो उसके बाद कपड़ों को तैयार किया जाता है। इनके लिए आपको देखने को मिल जाएगा उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, हल्की वर्षा, 2 से 100 या फिर 200, यहाँ पे जो 210 पाला रहित दिन, तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी यानी कि जहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे ज्वालामुखी फूटती है ना, तो जो लावा निकलता है, तो क्या होता है उससे जो निर्मित होता है, जो मृदा यानी कि जो मैदान निर्मित होता है, वहाँ पे इनकी खेती अच्छी प्रकार से की जा सकती है, यहाँ पे उत्पादकता अधिक देखी जाती है। तो यहाँ पे काली मृदा एवं जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र कपास इत्यादि के कपास के उत्पादन में आगे हैं ये वाले देश। इनसे क्या होता है, सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, जो कि यह कच्चा माल के रूप में उपलब्ध होता है। कौन? कपास। उसके बाद आता है पटसन। तो इसको हम सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सुनहरा रेशम के नाम से जाना जाता है किसको, तो वहाँ पे ऑप्शन देगा, आपको बताना पड़ेगा। इसके पहले वाली क्लासों में हमने बताया था काला सोना किसे कहा जाता है, इसको हमने बताया था, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए काला सोना किसको कहा जाता है। इसके लिए आप देखिए जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है, ऊंचे तापमान की यानी कि हाई टेम्परेचर, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल जो होता है उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। भारत बांग्लादेश में पटसन जो उत्पादन है अधिक मात्रा में किया जाता है, मतलब कि यह देश जो है आगे है। लेकिन बात करें अगर भारत और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा कौन इसका उपयोग करता है, मतलब उत्पादन करता है, तो बांग्लादेश जो है फर्स्ट नंबर पे आएगा, जो कि अत्यधिक मात्रा में इसका उत्पादन करता है और विभिन्न देशों में इसका निर्यात करता है। इससे आप देखे होंगे कि विभिन्न प्रकार के जूट इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के बोरे आप देखे होंगे, जो मार्केट में आपको देखे होंगे कि विभिन्न प्रकार के जो ब्राउन कलर के बोरे होते हैं, इन्हीं सब से निर्मित होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कॉफ़ी। अब कॉफ़ी तो पीना बहुत लोगों को पसंद है, तो कॉफ़ी होता क्या है, तैयार कैसे होता है, यह भी तो जानना आवश्यक है। तो इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, और जो मिट्टी होती है दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है। इन फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल यानी कि पर्वतों के ढलानों पर इनको उपजाया जाता है, इसको उत्पादन किया जाता है। इनमें आपको देखने को मिल जाएगा ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी देश है। ठीक है। इसके पश्चात आता है कोलंबिया जो कि, और उसके बाद आता है भारत। भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, रोबस्टा और एक होता है अरेबिका। ठीक है। दो प्रकार की जो कॉफ़ी हैं बहुत अधिक मात्रा में फेमस हैं, तो यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। बाकी आता है चाय। भारत में अगर बात करें तो चाय पानी के बाद चाय ऐसा पेय पदार्थ है जो कि अधिक मात्रा में लोग इसको कंज्यूम करते हैं, और यह क्या है, बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल होती है, यानी कि जिसका हम उपभोग पीने के लिए किया जाता है। इनकी पत्तियों का जो पत्तियों को तोड़ के इनकी जो फैक्ट्रियों में इनका सप्लाई किया जाता है, उसके बाद जब पैकिंग करके उसके बाद इसका जो उपयोग करते हैं पीने के लिए हम उपयोग करते हैं। इनके लिए ठंडी जलवायु, कौन सी जलवायु, ठंडी जलवायु, वर्ष भर जो होता है उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इनके लिए भी दोमट मिट्टी का उपयोग किया जाता है, मंद ढलानों पे यह भी इनका उत्पादन किया जाता है।
और देखिए कि पत्तियों को चुनने के लिए यानी कि तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में श्रमिकों का आवश्यकता होती है। यानी कि जैसे देख लीजिए यहाँ पे महिलाएं जो क्या है पत्तियों को चुन रही हैं। उसके बाद आता है कृषि का विकास। कृषि का विकास बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। यानी कि जिस प्रकार की हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है, इनकी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हम फसलों को उत्पादन किया जाता है और जो भी अवशेष बचता है हम निर्यात के रूप में उसको एक दूसरे देश में निर्यात करते हैं। उसके बाद हम आर्थिक क्रियाओं को भी अपने जो अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं। इनके लिए विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्रों में निवेश करना होता है, जैसे कि अच्छी खादों का उपयोग, बेहतर बीजों का प्रयोग, सिंचाई के लिए बेहतर सुविधाएं, इन सब का ज़रूरत होती है। इसके बाद अब देखिए कि जो होते हैं इन सब की कृषि को उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो खेती का यूज करते हैं। तो हमारे भारत में क्या होता है, जो फार्म होता है यह क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इतना भी सामान्य नहीं, मतलब सामान्य मात्रा में जो खेती का विस्तार होता है छोटा होता है। जो खेत के जोत होते हैं वे छोटे होते हैं, लेकिन इनमें भी हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से उसका जो फसलों का उत्पादन करते हैं। लेकिन यही बात करें हम संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की, तो यहाँ पे बड़े बड़े लंबे लंबे प्लेटफार्म हैं, यानी कि जहाँ पे खेती की जाती है। यहाँ पे मशीनों के द्वारा कि जो अगर कोई भी बीज का बोना है तो ड्रोन के माध्यम से, जो खाद छिड़कना हो तो ड्रोन का उपयोग किया जाता है। फसलों को एक स्थान से मतलब कि खेतों से मार्केट स्तर पे ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे ट्रकों का लोग यूज़ करते हैं। हज़ारों हेक्टेयर भूमि पर वहाँ पे लोग खेती करते हैं, जिससे का परिणाम होता है कि अच्छी मात्रा में वहाँ पे उत्पादन होता है और लोग उनकी अर्थव्यवस्था में एक बड़ी मात्रा में उनकी भूमिका निभाता है। बाकी हमारे देश में भी लोग अच्छी मात्रा में उत्पादन करते हैं बेहतर इनको इस कारण। लेकिन एक ऐसा है ना कि जो हमारी देश की जो जितनी आबादी है, जितना लोग भारत की कृषि में अपने आप को संलग्न किए हुए हैं, उतना बेहतर मात्रा में अगर लोग उनमें अच्छी तरह से प्रोडक्शन करते तो हमारी खेती का जो उत्पादन है बहुत अधिक बढ़ जाता है। लेकिन बात करें जितने लोग उनमें सम्मिलित हैं कृषि कार्यों में, उसके अकॉर्डिंग जो उत्पादन होता है बहुत कम होता है। वहीं बात करें अन्य देशों की तो कम लोग खेती में संलग्न हैं, लेकिन उत्पादकता अधिक पाई जाती है। यह हमारे देश की यानी कि कृषि क्षेत्रों की एक बड़ी चुनौती है। ठीक है। उसके बाद आता है अभ्यास का क्वेश्चन। तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मल्टीपल क्वेश्चन दिया गया कि उद्यान कृषि का अर्थ क्या होता है। तो उद्यान में फसलों सब्जियों को उगाया जाता है, लंबे लंबे कृषि किए जाते हैं, मतलब कि विस्तार बहुत इसका अधिक होता है। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया ना, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है क्या है? चाय है? नहीं। कपास है? नहीं। पटसन है? जी बिल्कुल यही सही है। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है कौन है? रूस है? नहीं। भारत है? भारत तो है लेकिन तीसरे नंबर पे। ब्राज़ील क्या होगा? सही होगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिया है, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, क्यों है? कारण इसका बताना है। विभिन्न फसलें जो होती है विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं, क्यों उगाई जाती हैं इसका कारण बताना है। फिर अंतर स्पष्ट करना है, यह आपको बताना है। बाकी आज की वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक को हम कवर करेंगे। आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बाकी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा एक दूसरे में। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।